गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड ऑफ हिस्ट्री चल रहा था उसका पार्ट टू का नाम है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट मतलब हम मूवमेंट को देखेंगे कि मूवमेंट के अंदर क्या क्या अलग अलग चीजें हो रही थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात है, मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, गांधी जी ने डिसाइड कर लिया है कि और बिल वगैरह पास हो चुका है जो हमारे 20 दिसंबर में सेशन था उसमें, है ना। जनवरी 21 से मूवमेंट स्टार्ट होता है, एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसको हम समझेंगे इसके अंदर क्या होता है। जो टॉपिक 2.1 है उसका नाम है मूवमेंट इन द टाउन, कि मूवमेंट शहरों में किस तरह होता है। ठीक है, तो किस तरह होता है, मेनली फोकस दिया जाता है बॉयकॉट करने पर। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी भी चीज को यूज नहीं करेंगे हम ब्रिटिशर्स की, तो दैट इज कॉल्ड बॉयकॉट। ठीक है, सो बॉयकॉट फॉर एग्जांपल आप अपनी तरफ से ले सकते हो कि बहुत बार हम, है ना, किसी चीज को, किसी से बात करना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हम इससे बात ही नहीं करेंगे, या हम कहते हैं मैं ये चीज खाऊंगा नहीं। बच्चे जिद करने लगते हैं बहुत बार, है ना। तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि इसको मैं टच ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो बॉयकॉट, लोग बॉयकॉट करना शुरू करते हैं ब्रिटिश से रिलेटेड चीजों का। ठीक है, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की मेन थीम रहती है। बॉयकॉट कैसे होता है, बॉयकॉट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉलेज स्कूल जाना छोड़ देते हैं, है ना। कॉलेज स्कूल जाना, क्योंकि सारे कॉलेज स्कूल सब पर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, ब्रिटिशर्स का कब्जा होता है, सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना। तो बड़ी अच्छी खबर होती है कि बच्चों को अब स्कूल नहीं जाना, कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं जाना, है ना। तो आप भी सोच रहे होगे कि ऐसा कोई मूवमेंट अब छिड़ जाए तो हमें भी न जाना पड़े, बट ठीक है, ऐसा उस टाइम पे नीड थी, वो जरूरत थी। आप को ऐसा नहीं सोचना है ना। आगे शुरू करते हैं। टीचर्स जॉब छोड़ देते हैं अपनी, टीचर्स अपनी जॉब छोड़ दें, लॉयर्स वगैरह अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया जाता है। जो प्रोविंसेस में इलेक्शन होने वाले होते हैं, जो अलग अलग प्रोविंसेस बनी होती हैं, उन इलेक्शंस में कि इंडियंस लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, एंड बट एक एक्सेप्शन केस रहता है, मद्रास नाम की जो जगह है वहां पर, मद्रास जो प्रोविंसेस है उसमें जस्टिस पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। जस्टिस पार्टी एक्चुअली नॉन ब्राह्मण लोगों की पार्टी होती है, तो वो मानते हैं कि कांग्रेस वाले लोग जो है वो ब्राह्मण से, इस वजह से हम उनसे अलग है थोड़ा सा, है ना, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक्सेप्शन केस रहता है, बाकी सारी चीजें बॉयकॉट की जाती है। कुछ और चीजें हम देखें तो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दिया, जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सबका बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, फॉरेन क्लॉथ, फॉरेन जो ब्रिटिश के यहाँ से मिल मेड क्लॉथ बने हुए आ रहे थे, सारे क्लॉथ, इंडियन क्लॉथ्स को इनकरेज किया गया, खादी वगैरह को प्रमोट किया गया। ठीक है, लिकर शॉप्स वगैरह को बॉयकॉट कर दिया, तोड़ दिया, दुकानों को जला दिया, ये सारी। ठीक है, फॉरेन क्लॉथ्स में भी ये था कि दुकानों को जला दिया, कपड़े इकट्ठा करके जलाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें की जा रही है। 1921 से 22 वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड फॉरेन क्लॉथ फेल फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। ब्रिटिशर जो इंडिया में कपड़े मंगा रहे होते हैं, ठीक है, वो मतलब कपड़े बेचने के लिए ला रहे होते हैं, उनकी वैल्यू कितनी गिर जाती है आप देखोगे तो 102 करोड़ रुपए के जो कपड़े आ रहे होते हैं 1921 में, वो 1922 तक आते आते 57 करोड़ के ही रह जाते हैं। यानी लोग यूज करने से ही मना कर देते, तो बिल्कुल हाफ हो जाती है वैल्यू उनकी। ठीक है, इसके बाद इंडियन प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है हमें ऑप्शन चाहिए कुछ। मूवमेंट की एक नेगेटिव चीज क्या रहती है कि मूवमेंट ना, तो स्टार्ट तो बहुत अच्छे होता है लेकिन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। क्यों स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि खादी बहुत एक्सपेंसिव थी। ठीक है, तो टाउन वगैरह में जो लोग पास जब मिल मेड कपड़ा उपलब्ध है, वो सस्ता मिल रहा है, तो लोग बहुत लंबे टाइम तक उससे दूर नहीं रह पाते। ठीक है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो होते नहीं है उस टाइम पे, स्कूल कॉलेज लॉ वगैरह सारी चीजें ब्रिटिशर्स की होती हैं। अब जितने भी लोग डिग्री करे बैठे हैं उनकी जॉब वहीं से चल रही है, अब वो लोग क्या करें, तो उनके पास ये प्रॉब्लम है, जरूरत रहती है, तो वो थोड़े टाइम बाद उनको ज्वाइन करना पड़ता है। तो इस वजह से मूवमेंट धीरे धीरे कुछ एरियाज में स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन ये हमने समझा कि मूवमेंट कैसे चल रहा है ना, तो कुछ चीजें हमें समझ आई, बेसिक सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो ये 1921 में जो बहुत बड़ा मूवमेंट पहला स्टार्ट करवाया गांधी जी ने, जो इतने बड़े लेवल पे, उसको हमने समझा। थैंक यू। शुरू करते हैं पार्ट 2 का, टॉपिक 2.2 रिबेलियन इन कंट्री साइड।
कंट्री साइड का मतलब क्या है, दूर दराज के इलाकों में जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कैसा रहा, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे मेनली 2 एग्जांपल्स के साथ। किसानों का मूवमेंट देखेंगे हम अवध में, और एक ट्राइबल मूवमेंट देखेंगे हम आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स वाले एरिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं अवध से, ठीक है। अवध में किसानों को मूवमेंट को लीड करते हैं बाबा रामचंद्र, ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है कि एक फिजी जो ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड ग्रुप वाला एरिया है, वहां पर एक इंडेंचर लेबर रहते हैं, ठीक है, बाद में यहाँ पे आ जाते हैं और ये मूवमेंट को लीड करते हैं, ठीक है। सो बाबा रामचंद्र इस मूवमेंट को लीड करते हैं। ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट होता है, जो लोकल तालुकादार और लैंडलॉर्ड होते हैं, ठीक है। ये लोग किसानों से बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते हैं, टैक्सेस चार्ज करते हैं, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, उनसे बेगार करवाते हैं। बेगार वर्ड यूज हो रहा है ना, बेगार मतलब उनसे वो काम जिसके बदले में उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, किसान परेशान है ना। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है तो उसकी आड़ में ये किसान भी अपना मूवमेंट चलाते हैं, तो उसके साथ ये मूवमेंट भी चलता है, ठीक है। इसके रीजन ये की डिमांड ऑफ हाई रेंट, टैक्सेस, बेगार एटसेट्रा, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। मूवमेंट के टाइम पर एक चीज जो फेमस होती है, जो की जाती है, ये लोग लैंडलॉर्ड वगैरह को सर्विस देना बंद कर देते हैं। जो नाई और धोबी होते हैं, ठीक है, नाई और धोबी जो काम करते हैं वो काम लैंडलॉर्ड के लिए करना बंद कर देते हैं। या हम कह सकते हैं जैसे नाई शेविंग वगैरह करना, बाल काटना, तो लैंडलॉर्ड वगैरह का बहिष्कार कर देते हैं, उनको सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। धोबी उनके कपड़े नहीं धोएंगे। तो नाई धोबी बंद जो ये वर्ड दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, ठीक है। तो मूवमेंट के टाइम पे ये चीज चलती है, और भी बहुत सारी चीजें की जाती है ना। विजिट ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920, किसानों की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए पहले मूवमेंट शुरू होने से पहले ही जून में एक बार जवाहरलाल नेहरू विजिट करते हैं, किसानों के साथ बातचीत करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कमिटीज वगैरह बनाई जाती है, अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज की जाती है। इसकी 300 के आसपास ब्रांचेस बना दी जाती है जो आसपास के विलेजेस में रहती हैं। और जब मूवमेंट शुरू होता है तो ये सब का जो ये सारी सभाएं होती है, ये सब भी इनको सपोर्ट करती है, कांग्रेस को और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और ये भी इनके साथ खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध है, ये भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। कांग्रेस लीडरशिप हालांकि मूवमेंट जिस तरह से चला, जो किसान मूवमेंट था, उससे हैप्पी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, बट ये लोग लैंडलॉर्ड के अटैक करना, उनके घरों को तोड़ना, लूटपाट करना, ये सारी चीजें इस मूवमेंट के टाइम पर हुई। तो कुछ बातों से खुश नहीं थे। तो हालांकि ये मूवमेंट भी पार्ट रहा किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक मूवमेंट और है जो ट्राइबल मूवमेंट है, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स वाले एरिया में। ट्राइबल लोग कौन होते हैं? आदिवासी, जो जंगलों में रहते हैं मेनली, है ना, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। ट्राइबल पीजेंट को ने भी स्वराज का मैसेज अपनी तरीके से लिया कि जैसे जो मेनली स्वराज का मतलब जो गांधी जी या कांग्रेस का मीनिंग था, हर कोई अपनी तरफ से उसका, इनका मकसद ये था, इनका जो मेन पर्पस था कि हमें अपने एरिया को स्वतंत्र कराना है। हमारा जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, जो मेन रीजन था ना इनका प्रोटेस्ट का, रिस्ट्रिक्शन था कि इनको जंगलों में एंट्री नहीं दी जाती थी। सारे फॉरेस्ट वगैरह वाले एरिया पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। अब इनकी जो लेवलीहुड थी वो चली फॉरेस्ट से रही थी, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में एंट्री करने, उनसे जबरदस्ती और भी बहुत सारे कामों में ट्राइबल्स को लगा दिया जाता था। तो ये परेशान थे, ठीक है। इनके लीडर अलोरी सीताराम राजू, जो ट्राइबल एरिया में, जो इस एरिया में लीडर होते हैं, ये एक नॉर्मल पर्सन थे, लेकिन हालांकि इनको एक कह सकते हैं हम कि गॉड के भेजे हुए पर्सन की तरह रिप्रेजेंट किया गया। इनके पास दैवीय शक्ति है, ये सारी बातें फैलाई गई, तो लोग इनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड हुए। ये गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे बहुत ज्यादा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इन्फ्लुएंस थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चला तो इन्होंने भी ट्राइबल मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया और ट्राइबल प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया, ठीक है। सो लेकिन एक चीज ये थी कि ये फोर्स का यूज करने के लिए कहते थे, ये इनका मानना था कि बिना फोर्स यूज करे हम ब्रिटिशर्स को नहीं हटा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी हिंसा हुई ट्राइबल मूवमेंट के टाइम पर। ये बात भी कांग्रेस लीडरशिप को पसंद नहीं थी, जो मेन बात थी। बाकी सारी चीजें ठीक है चली इसके हिसाब से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ चली। इसको 1924 में अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन इनके ये बहुत फेमस होते हैं, इनकी फिर ट्राइबल लोग वगैरह इनकी कहानियां वगैरह पढ़ते हैं, आगे वाले टाइम में भी सुनाते हैं। तो एक मतलब एक
कल्चर का पार्ट बन जाते हैं ये भी। तो इस तरह से हमने दो मूवमेंट देखे, ट्राइबल मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। टॉपिक बहुत इजी है। पहले टॉपिक 2.1 में हमने समझा कि मूवमेंट नॉर्मली पूरी कंट्री में जो मेन एरियाज थे उसमें कैसे चला। बाकी अब हमने टॉपिक 2.2 में समझा कि दूर दराज के इलाकों में, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट इन अवध और पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट इन गुडे मिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। हम टॉपिक 2.3 पर आ चुके हैं। तीसरे टॉपिक 2.3 का नाम है स्वराज इन द प्लांटेशंस। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें समझने में मदद करेगा। जो प्लांटेशंस, वो एरिया जहां पर ब्रिटिशर्स ना वर्कर्स को ले जाते थे और उनको वहीं पर रखते थे और उनसे फिर अपना काम करवाते थे। वहां पर प्लांटेशन जनरली होती है कि जहां पर किसी एक ही क्रॉप की खेती की जाती है, एक बड़ा एरिया है वहां पर, जैसे मेनली वो क्रॉप जो मार्केट में सेल ज्यादा होंगी, ठीक है, सिंगल क्रॉप, जैसे कहीं चाय की खेती की जा रही है, कहीं पे कॉफी की जा रही है, इस तरह से। तो प्लांटेशंस स्पेसिफिकली दूर दराज के जहाँ पे एरिया होते थे वहां पर वर्कर्स को ले जाया जाता था, वहीं पर रखा जाता था और वहां उनसे काम करवाया जाता था। तो जो वर्कर्स थे वो परेशान थे क्योंकि एक उनको घर भी नहीं जाने दिया जाता था। एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि वर्कर्स बिना परमिशन के घर नहीं जा सकते और इवन उनको जाने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता था। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते थे कि वो घर जा ही नहीं पाते थे। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो वर्कर्स ने भी, मतलब उनको भी चीज, वो भी इन सबसे इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने घर जाने की कोशिश की, उन्होंने अथॉरिटीज की बात मानने से मना कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना अपनी लोकल अथॉरिटीज से, ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वर्कर्स गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन जब वो ये चीजें करने लगे तो वो, हालांकि वो अपने घर नहीं पहुंच पाए, या हम कह सकते हैं जब वो घर पहुंचने की कोशिश कर रहे तो रास्ते में रोक लिया जाता था, पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता था, ये सारी चीजें। तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, ठीक है। ये स्वराज का भी अपना ही कोई मीनिंग ले रहे थे कि स्वराज का मतलब होगा कि अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, देश में सब बढ़िया होगा, है ना, ये सारी चीजें। तो इनका भी अपनी इंटरप्रिटेशन थी। जो कांग्रेस और गांधी जी का स्वराज का मतलब था कि हम ब्रिटिशर से आजाद होंगे, यहाँ पर हर कोई अपना अलग मीनिंग निकाल रहा था। तो सेम यहाँ पर वर्कर्स ने भी अपना मीनिंग था कि हम आजाद हो जाएंगे, हम अब फ्री रहेंगे, हम आराम से, हमें कोई टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये गांधी जी के जो कांग्रेस का प्लस अपना एक नारा इनका भी था, स्वतंत्र भारत, ठीक है। स्वतंत्र भारत वगैरह जो नारा था, ये उससे ये भी उस नारे को, उस स्लोगन को यूज करने लगे और इससे ये पता चलता है कि ये भी, मतलब जो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने वाली चीज की, ये केवल लोकल ही नहीं रह गया था मूवमेंट। जो प्लस ये वाला जो वर्कर्स वाला मूवमेंट है, इसने नेशनल यूनिटी को शो करने के लिए, नेशनल यूनिटी यहाँ से शो हो रही है, ठीक है। कैसे शो हो रही है? तो स्वतंत्र भारत मतलब पूरे भारत का नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये लोग केवल अपनी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, पूरी भारत की बात कर रहे हैं। तो ये चीज, तो कुछ चीजें ऐसी थी जिससे नेशनल यूनिटी देखने को मिली। तो इसी तरह से हमारे टॉपिक 2.3 पार्ट 2 खत्म होता है और हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से चला, इस पार्ट 2 में पूरे में यही समझा हमने। अब हम पार्ट 3 में ये समझेंगे मूवमेंट के बाद क्या क्या चीजें होती है। थैंक यू दोस्तों।